हेलो एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2020 की फुल बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर भारतीय इतिहास, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा भूगोल, चौथा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था और पांचवा भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर किया है। आइए अब हम इसका क्वेश्चन वाला जो पार्ट है इसको कवर करते हैं, देखते हैं। हमने भारतीय संविधान एवं लोक प्रकाशन जो पेट पाठ्यक्रम पे आधारित है, जिसमें भारतीय संविधान यानी संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित क्षेत्र, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं, इन सब की बात की गई है। तो हमने इन सभी पार्ट को पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देखिए, फिर आइए इसके हम सभी प्रश्न को कवर करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसमें। देखिए, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर में दिया है, पूछा था शिफ्ट 1 में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? यानी कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियाँ सम्मिलित हैं। पहला है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन सभी में अलग अलग विषय शामिल किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पहले जान लेते हैं क्या है राज्य सूची। क्या है राज्य सूची में? राज्य सूची में 61 विषय शामिल है। मूलतः 66 विषय थे, जिसमें स्वास्थ्य, पुलिस, लोक सेवा, कृषि, वन, सिंचाई, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन सभी को राज्य सूची में रखा गया है। तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं संघ समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मूलतः 47 विषय थे, जिसमें परिवार, राष्ट्रीय जलमार्ग, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र आदि समवर्ती सूची के तहत आते हैं। नेक्स्ट है संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। मूलतः 97 विषय शामिल थे, जिसमें विदेश मामले, रक्षा और संचार, ये सभी संघ सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? यानी पंचायती राज व्यवस्था का व्यवधान किसके अंतर्गत है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य की राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। तो ये किसके अंदर है पंचायती राज व्यवस्था? राज्य नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है। किसमें है? भाग 4 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें हमारा जो पंचायती राज है व्यवस्था का व्यवधान इसकी पंचायती राज का किया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो 40 राज्य के निर्देशिक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसकी व्यवस्था, इसका पूरा गठन किया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन जो कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 इसका किया गया था गठन पंचायती राज का। ठीक है, जो कि और ये 91 तक है। राज्य के कितना है? 36 से लेके 51 तक। इम्पॉर्टेंट है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो DPSP है यानी राजनीति के निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट भाग है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये ऑप्शन में मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? यानी मौलिक अधिकार। ये हमारे संविधान में भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार की व्याख्या की गई है। मूल अधिकार 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। तो ये भाग 4 क में बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये 51A के तहत मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? यानी कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहला है समता का अधिकार, जो 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 तक दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक दिया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का संबंधी अधिकार,
तो वो 29 से 30 के तहत दिया गया है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो 32 से 35 तक दिया है। तो हमारा क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार हमारा किसके तहत दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कौन रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो प्रथम पीएम भी हैं, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। जो ये 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित 22 जनवरी 1947 को हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में के मुंशी द्वारा कहा गया था कि यह प्रस्ताव वास्तव में हमारे गणराज्य की कुंजी है। ठीक है, उद्देशिका का स्वरूप जो है, हमारी उद्देशिका का स्वरूप यूएसए से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका स्वरूप यूएसए से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है, यानी अल्पसंख्यकों की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य यानी मूल अधिकार के तहत है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित में, ये भी हमारा जो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार है, छठवां मूल अधिकार, इसमें 29 से 30 तक व्याख्या दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से क्या है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सूची में पुलिस, जेल, कानून व्यवस्था राज्य सूची में आता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान की हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी पिछले वीडियो में, आप नहीं देखा तो उसे देखिएगा। तो इसमें पूछ रहा क्या नहीं है, यानी कि अर्धसंघीय संरचना, हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान की क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता तो यही है कि संविधान विश्व का एक सबसे विस्तृत संविधान लिखा गया है। हमारे संविधान लिखित है, यानी लिखा हुआ है संविधान। और तीसरा क्या था, संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि शासन प्रणाली जो है इंडिया की वो संसदीय है। चौथा क्या था कि एक सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था थी। हमारे संविधान में मूल अधिकार का वो उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी की व्याख्या की गई, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कठोर व लचीलापन का दोनों का मिश्रण भी पाया जाता है। संविधान की सारी विशेषताएं हैं, इसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के भी दिया गया है। अल्पकाल जैसे आपातकाल की बारे में भी उपबंध इसमें किया गया है। और क्या है, एकीकृत न्यायकृत पालिका का भी संविधान की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है संविधान की हमारे यहाँ भारतीयों में संविधान ही सर्वोच्च है और पंचायती राज की स्थापना हमारे संविधान में की गई है। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता सही है। शक्तियों का वितरण, ठीक है, शक्तियों का वितरण ये भी किया गया है। अर्धसंघीय संरचना भी है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, यानी कि न्यायतंत्र को प्रतिबद्ध नहीं किया गया, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछ रहा है क्या नहीं है, तो जो नहीं है उसी को हमें ट्रिक करना है। तो क्या नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आठवां क्या है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय क्या कौन प्रदान करता है, ये देख लेते हैं। आर्थिक न्याय, भारतीयों में आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य 4 क में है।
ठीक है, 4 कम है ए में। राज्य के नीतिक निदेशक तक भाग 4 में है, ये 4 में है, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो न्याय, क्या पूछ रखा है हमारा कि भारतीय आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आर्थिक न्याय कौन प्रदान करेगा, आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है, यही पूछ रहा है हमारा। तो आर्थिक न्याय के बारे में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है आर्थिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय के बारे में जिसमें अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद मजदूरी अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है ना। आर्थिक न्याय की बात करता है कि कर्मचारी को निर्वातन वेतन और जो मजदूरी है उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये राज्य के नीति सिद्धांत में ही दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। यानी कि देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए, यानी ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद बात करता है। तो अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम गठन के बारे में दिया गया है, जो हमारे DPSP के तहत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, 38 में राज्य में लोक कल्याण जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा, इसकी व्याख्या की गई। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी यूनियन सिविल को यानी समान नागरिक संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 46 में क्या किया गया है, इसमें जातियों को, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जो जनजाति के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 46 में बात की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिस्तरीय 10वां क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। पंचायती राज में 4 तरह की समितियां बनाई गई थी। पहला बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी, ये 1957 में बनाई गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है डायरेक्ट। दूसरी समिति अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। तीसरी समिति PVK राव समिति जो 1985 में बनाई गई थी। चौथी ML सिंघवी समिति जो 1986 में बनाई गई थी, ठीक है। इन चारों समितियों को याद रखिएगा और सन जरूर पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। जो हमारे मूल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 6वां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 के तहत है, ठीक है। क्या है, 32 से 35 के तहत है, 35 में दिया गया है। ये क्या है, मूल मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से 6वां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग A और वर्ग 2 यानी कि दिया है, मिलान करने के लिए दे रखा है। आइए देखते हैं, मिला करके ऑप्शन दिया है, इसमें क्या सही है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा क्या है, प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भाईचारा। भाईचारा किसे कहेंगे, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना, यानी A का 4 का A हो जाएगा, सब परिवार में रूप में रहना। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या हो जाएगा, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता ही धर्मनिरपेक्ष कहलाती है। प्रजातांत्रिक यानी लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, यही प्रजातांत्रिक है। लोगों को बाह्य या आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्चता, तो ये हमारा प्रभुत्व संपन्न हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 4 का A, 3 का D, 2 का C हो जाएगा। आइए देखते हैं, 4 का भाईचारा 4 का A हो जाएगा, तो 4 का A यहाँ पे 2 जगह दे रखा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन D सही है, तो यानी हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। संविधान की आत्मा को, प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा के रूप में
माना गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संविधान के प्रावधान संविधान में किसमें एक भाग रूप में है, मानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 के तहत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 36 से लेकर 51 तक DPSP के तहत है, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में DPSP की बात की गई है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत बात की गई है। भाग 4 में जो आयरलैंड से लिया गया इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी किसी भी अनुच्छेद को उठा के इसमें पूछ देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की या सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 है। कभी आपकी पंचायती को पूछ देगा कि पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया, तो वो किसके तहत, तो ये सभी राज्य के नीति सिद्धांत के तहत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित, पूछ दिया ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 है जो DPSP का ही भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 42 क्या कहते हैं, अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत मानवीय कार्य दशाओं की सहायता के लिए इसका प्रावधान अनुच्छेद 42 में किया गया। अनुच्छेद 38 में राज्य के द्वारा कल्याणकारी के लिए यानी जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 48 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत जो अनुसरण करने योग्य हैं उसके बारे में अनुच्छेद 39 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया, यानी कि वह कौन सा संविधान है नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के बाद यानी संविधान बनने के बाद जोड़ा गया है, तो ये मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार जो है DPSP ये बाद में जोड़ा गया, जो कि हमारे DPSP का ही ये भी भाग है। ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17वां, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 43 में किया गया है, तो अनुच्छेद 43 में किया गया, तो 43 हमारे राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का अंग है जो कितना है 36 से 51 के तहत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है, कल्याणकारी राज्य की बात भी DPSP में ही की गई है। ठीक है, क्या कहा इसमें, क्या कहा गया है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 38 के तहत है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होगा, अनुच्छेद 38 के तहत है। ठीक है, ये भी DPSP का ही भाग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था, तो ये MN राय द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये HC मुखर्जी जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया, तो ये पूछ रहा किस दिन को ये अपनाया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हुआ था। ठीक है, तो ये इससे कई बार कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा के गठन में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी।
ठीक है, जिसमें 200 टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 देसी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर इसमें शामिल थे। ठीक है, क्या है इसमें संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और अभी पूछा था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर इसकी दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर को 2 ही दिन बाद 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, जो इसका कार्यकारी प्रारंभ हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 से उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही, अभी हमने उद्देश्य प्रस्ताव को देखा था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही इसका प्रारंभ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, से शुरू किया गया। संविधान सभा में इम्पॉर्टेंट है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, और देखिए हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे दे दिया, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल 15 महिलाएं इसमें सदस्य थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे। संविधान सभा के निर्माण में कुल 13 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति वल्लभ भाई पटेल जी को इसमें चुना गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आइए संविधान सभा से बहुत सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर में, अक्सर करके डेट को लेके। और ये भी पूछा जाता है जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति का जो गठन किया गया तो उसमें भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और उसमें और जो 7 सदस्य शामिल थे, टोटल 7 सदस्य शामिल थे, उनके भी नाम कभी कभी दे दिया जाता है। एक दे के पूछ लेगा कि प्रारूप समिति के कौन से सदस्य शामिल नहीं है या शामिल थे। तो इसमें पहले तो भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, KN मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सामदुल्ला, BL मित्र, बाद में इनकी जगह पे N माधवन राव आ गए थे। फिर DPK मेहता थे, तो इनकी जगह T कृष्णमाचारी आ गए थे। संविधान को बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा था। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने देखा ही हमारा संविधान अपनाया गया, मतलब बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, जब संविधान सभा बना उस समय टोटल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन BR अम्बेडकर जी का था। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, यानी कि किसकी समानता का? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वचन देता है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को ही पारित किया गया है, या अंगीकृत किया गया या स्वीकृत किया गया, अलग अलग शब्द का प्रयोग करके पूछ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट रखिएगा, ये डेट काफ़ी, अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, पारित किया गया, ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं
1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी उपाध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना है? तो ये 1,17,369 लगभग बना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान लिखा गया, तो ये हमने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो ये 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम, ये सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान को माना गया, भारतीय संविधान को क्या माना गया है? तो ये रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं पूछ रहा है। देखिए, ये ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह एक लिखित संविधान है, तो सही है। यह अनुमेय, इसे संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है कुछ भागों के रूप में, यानी कि मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजन भी है। ठीक है, तो ये भी सही है। इसे राज्य के राज्यपाल, संसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत है। तो कौन सा आंसर? हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 33वां, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन से है? तो पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना करने वाले 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था इसमें पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ हुई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 11 अक्टूबर को 1959 को शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तो पहले राजस्थान के नागौर जिले से, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर सादनगर विकास खंड से शुरू किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था कि हम भारत के लोकतंत्र या पंचायत राज की आधारशिला रख रहे हैं। तो ये इनका कथन था जो वहाँ पे बोला गया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पंचायती राज का ये 73वां संविधान संशोधन 1992 फिर भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़ा गया। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये सभी टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देखिए, देख के अपना खुद का नोट्स बना के तैयार करिए हर टॉपिक को। जैसे अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा तो उसके बारे में पूरी डिटेल से एक 1 लाइनर फैक्ट के रूप में आप लिख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प देंगे। आइए आगे देखते हैं क्या है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले से में पेश किया गया था? यानी कि देखिए, ये जिला पूछ रहा है तो नागौर जिला है। ठीक है, तो नागौर जिला राजस्थान का है। आंध्र प्रदेश का महबूबनगर जिला सादनगर विकास खंड से प्रारंभ किया गया। तो पहले शुरू में राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो ये नागालैंड में इसकी प्रणाली नहीं है अभी। आइए आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी वो त्रिस्तरीय का अनुमोदन किया था। और किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ये बलवंत राय। देखिए, क्वेश्चन घुमा के वही पूछ रहा है। आइए देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो वो 2/3। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्न में से पंचायती राज संस्थान नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, तो ये दोनों ही संस्था हैं ग्राम पंचायत की। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। न्याय पंचायत, ग्राम सहकारी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी यही ग्राम सहकारी समिति नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया? 24 अप्रैल को, यानी कि 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में
73वां संविधान संशोधन 1992 जो ग्राम पंचायत के गठन से अनुमोदन करता है। अनुच्छेद 40 में पंचायती ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल को 73वां संविधान अधिनियम 1992 के जारी किया गया। तो ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से। आगे देखते हैं 41वां, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये मैं सही है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश के संस्थागत करिश्मा कहा? क्या पूछ रहा है कि किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? तो ये करिश्मा रजनी कोठारी द्वारा कहा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजन किया? तो जिला कलेक्टर का पद वॉरेन हास्टिंग्स द्वारा किया गया है। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इनमें से कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो जिला शब्द का उल्लेख कर रहा है। आइए आगे देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सभी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष है, बिल्कुल नहीं। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, वही ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये फातिमा बीबी जी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के यानी CJI के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो ये शपथ कौन ग्रहण के? जस्टिस TS ठाकुर जो 43वें थे। अभी वर्तमान में CJI आए हैं तो वो 49 है। ठीक है, तो ये कौन है? 49वें ये हैं उदय उमेश ललित यानी UU ललित जी वर्तमान में CJI हैं भारत के। इससे पहले जो 48 थे वो कौन थे? तो वो NV रमन्ना थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्तमान में ये तो 2016 में पूछा गया है, तो यानी ग्राम विकास अधिकारी का ये करेंट का क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान में कौन है? उदय उमेश ललित जी हैं जो 49वें CJI हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, नव सृजित उच्च न्यायालय यानी कि जो अभी नए में हाल ही में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे की गई है? तो ये मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट, विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। आइए आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही सबसे विस्तृत है। नेक्स्ट है, पटवारी लेखपालों के कार्य की देखभाल के लिए कौन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये तहसीलदार। ठीक है, इनके कार्य की देखभाल करते हैं। आइए आगे देखते हैं, भू अभिलेख यानी रिकॉर्ड का रख रखाव निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका रखरखाव पटवारी यानी लेखपाल करते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय में से किसमें अपील कर सकता है? अगर वो असंतुष्ट है उनके, तो वो पहले उच्च न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। जिला प्रशासन का मुखिया तो ये DM होता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, DM होता है। जिला अधिकारी होता है, तो जिला अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी IAS, ये जिला अधिकारी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई? तो वो केंद्र को प्रदान की गई हैं। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? इसमें से पूछ रहा है कौन सी विशेषता समान है। आइए देखते हैं, क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अमेरिका और भारत के बीच जो समानता है तो वो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, इसमें समानता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है, केवल 3 ही ऑप्शन सही है। ठीक है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 57,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की स्थापना कौन सी है? तो स्वशासन की स्थापना पंचायत है। ठीक है। ग्राम पंचायत तंत्र में 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर, यानी कि ब्लॉक स्तर पे क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन के औपचारिक रूप में दिया गया था, यानी कि किस वर्ष में इसको औपचारिक रूप दिया गया? यानी हमने पढ़ा है 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। जो पंचायती राज से गठन है, सिर्फ शब्दावलियाँ को बदलकर क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। तो आप अपने फैक्ट रेडी करिए और सभी क्वेश्चन को तैयार करिए। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिला के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। कितने % आरक्षण की मंजूरी की है? तो ये 50% की है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली एक स्तर नहीं है? तो इसमें कौन सा प्रणाली है जो एक स्तर इसमें नहीं है? तो जो पंचायत में ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है, ये तीनों, ये नगर परिषद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो इसलिए करंट का पूछ रहा है। ठीक है। कौन सी सालगिरह मनाई? यानी 25वीं सालगिरह मनाई गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात की गई पंचायती राज निकायों में की गई है। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, तो ये जिले के समस्त अधिकारों की सहायता से ही चलाता है। नेक्स्ट, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो क्या शामिल है? जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मास, खतरा खतौनी का रखरखाव, नागरिक सुविधा व सभी के विकास अवसर को सुनिश्चित करना, यानी कि ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, यानी कि जिले में जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो ये जिला बेसिक जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, तो परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही करवाता है। नेक्स्ट, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन करता है? तो माध्यमिक विद्यालयों की जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा होता है। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, तो जिला न्यायालय का प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है। जिला न्यायाधीश ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया? तो ये 1972 में किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है, तो ये जिला अधिकारी ही करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो ये नहीं रखते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य का संबंध। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है? तो ये उत्प्रेरण का कार्य होता है। ठीक है। उत्प्रेरण के तहत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम क्या है? कम से कम 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे अदालतों में उत्तरवर्ती में वकील न रहा हो। तो ये कितना है? ये 10 वर्ष है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवाएं आवश्यक हैं? तो ये आवश्यक है 5 वर्ष की सेवाएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि क्या था? आइए देखते हैं। वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है किस पे? संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं पर, किस पे निर्भर करता है? ठीक, न्यायिक व्याख्याओं पर निर्भर करता है
कि बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पत्र, इन चारों पर निर्भर करता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संघ एवं राज्य के मध्य विधायी शक्ति में बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होता है। तो संशोधन विधेयक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन के उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के साथ ही राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत ही पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों व केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कौन से कारक, राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृष्टि दलित अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की प्रति निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी कि इन चारों के द्वारा ही उत्तरदायी होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा चलाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है। ठीक है, इसमें से क्या ऐसा है, आइए पढ़ते हैं। क्या है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के विषय में भूमि शुल्क, गलत। रेलवे किराए और भाड़े का, ये बिल्कुल नहीं होगा। समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तु और, तो ये भी नहीं। कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय कर। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। तो राजस्व का बंटवारा किसके अनुसार किया गया है। तो भारत सरकार 1935 का नियम के अनुसार ही किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्यादेश संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो भाग 11 का अध्याय 1 बताता है। कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है। तो कौन सा समिति है जो संघ राज्य से संबंधित है। तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है, सरकारीय आयोग गठित हुआ समीक्षा करने के लिए, यानी कि सरकारीय आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य, विधायी कार्यपालिका के मध्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, संघ और राज्य के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए से संबंधित सहकारिय समिति संघ और राज्य से संबंध में के लिए स्थापित की गई। आइए हमने आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट भाग में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।